नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेकर आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक का नाम है EMF। ठीक है, EMF स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे हम कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आता है सेल। तो अगर सेल की बात करूं तो हमने क्लास 10th के टाइम पे भी देखा है कि सेल बैटरी वगैरह क्या होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है जिसमें एक टर्मिनल होता है बड़ा, एक टर्मिनल होता है छोटा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। और एक्चुअल में अगर मुझे सेल को डिफाइन करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। ए सेल इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, वो क्या प्रोवाइड करेगा? एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। किसको? फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें क्या है? कंटिन्यू करंट क्या करता रहे? फ्लो करता रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा? ये जो हमारा सेल है ये प्रोवाइड कर देगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का इसका रीजन क्या है? कि जो करंट जो है ये घूमता रहे, चार्जेस जो फ्लो होते रहे और उससे जो करंट है वो कंटिन्यूअस बना रहे। तो ये डिफाइन कर दिया हमने किसको? सेल को। इसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा EMF ऑफ सेल। ठीक है, अगर मैं EMF को डिफाइन करने जाऊं तो EMF एक तरीके से एक वोल्टेज है। ठीक है, अगर मैं किसी सर्किट को जब देखता था 10th क्लास में या फिर अगर बात करूं 12th की भी, ठीक है, तो किसी भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, कोई बैटरी या सेल होती है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करता रहता है। अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट सर्किट की या फिर मैं बात करूं ओपन सर्किट की, तो उस कंडीशन में करंट तो कुछ फ्लो होता नहीं है, मतलब कि करंट ड्रॉन नहीं होता है, बट उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ? EMF ऑफ सेल। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सेल के टर्मिनल्स के बीच में। ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जैसे कोई एक सर्किट बना दिया मैंने, ये हो गया कोई सर्किट इस तरीके से। ठीक है, ये होगी कोई की। की क्या है? की है ओपन। ये होगी कोई सेल। तो इस कंडीशन में जो इनके टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को क्या बोलूंगा मैं? EMF ऑफ दी सेल बोलूंगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बनेगी इसकी, इट इज द वर्क डन। इट इज द वर्क डन बाय ए सेल। कोई एक सेल क्या कर रही है? कोई वर्क डन कर रही है। ठीक है, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू दी अदर टर्मिनल। ठीक है, किसी एक टर्मिनल से, जैसे मान लो ये कोई एक टर्मिनल है, यहां से और किसी दूसरे टर्मिनल तक, ठीक है, चार्ज को, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन यूज हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम? EMF बोल रहे हैं। क्लियर है? ये आगे हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड किया है हमने EMF से? द EMF ऑफ ए सेल इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सेल। ठीक है, जो EMF है सेल का वो क्या है? एक एनर्जी है जो स्पेंड करी है सेल ने किसके ऊपर? ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज सो एज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज हुआ है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? EMF ऑफ द सेल। ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं EMF की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है वोल्टेज के जैसे, उसको बोलते हैं हम वोल्ट। ठीक है, और दूसरा बनेगा जूल्स पर कूलम्ब। तो ये आगे इसकी यूनिट। आगे चलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने EMF देखा तो उसमें एक सर्किट यूज किया था मैंने इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक की यूज की। उस कंडीशन में, लास्ट वाली EMF की कंडीशन में क्या था? जो सर्किट था मेरा वो इनकम्प्लीट था या ओपन उसको बोल सकते थे। यहाँ पे क्या है? ये की है और ये क्या है? क्लोज्ड है, मतलब कि सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इन टर्मिनल्स का क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नाम दूंगा मैं। ठीक है, अगर ये सर्किट क्या होता? ओपन होता, तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस था उसको मैं बोल रहा था EMF ऑफ द सेल, और इस कंडीशन में बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों एक हो गए डिफरेंस EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है,
इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगी, वो सेम होगी वोल्ट। ठीक है, सेम कितनी होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, अब आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई भी एक सेल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिससे वो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, दो टर्मिनल्स हैं, और जो सॉल्यूशन है, ठीक है जी, ये वाला। ठीक है, तो इसके इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा और इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी अपोजिशन हुई है, अपोज कर रहे हैं करंट को, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर से। और इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी ओम की। क्लियर, आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। कि जो आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला आता है हमारा नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो भी हमने उस सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, ठीक है, तो उनका कैसा नेचर है, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, और वहां पे टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स में यूज कर रहा था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है जी, तो इनके बीच का जो गैप है, तो वो भी क्या डिसाइड करेगा कि इनके यहाँ पे अंदर, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होने वाली है। अगला आता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, यहाँ पे होना है इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इनका नेचर कैसा है, वो भी वैल्यू डिसाइड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि ये जो एरिया है, इसको मैं डिनोट करूं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो कॉमन एरिया दोनों इलेक्ट्रोड्स का और इलेक्ट्रोलाइट में जो इमर्ज्ड है, उसके कॉमन एरिया से भी अफेक्ट पड़ेगा किस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, और ये इमर्ज कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से। यहाँ पे आगे की, ये है एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आगे ई की वैल्यू प्लस। ठीक है, तो ई ईएमएफ, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और आर आ गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैं करंट की बात करूं तो आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस, ये आ गया करंट का रिलेशन। ठीक है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आ गई आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो इस वैल्यू को पहुंचा देंगे क्रॉस में, तो आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू ई। ठीक है, और आई आर क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल्स टू आई आर। तो ये बन गया मेरे पास वी प्लस आई आर इक्वल्स टू, और v इक्वल्स टू आ गया e माइनस आई। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं कि अगर ये सर्किट क्या है, ओपन है, ये क्या है, ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है, तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होती है, करंट की वैल्यू होती है 0। तो ओपन सर्किट में I इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो इस कंडीशन में जो V होगा
V क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, EMF के इक्वल आ गया। अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लोज्ड कंडीशन में I इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होगी E माइनस आई आर। मतलब कि जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से क्या होगा, लेस होगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये है क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। तो EMF की वैल्यू क्या आनी है, ज्यादा आनी है क्लोज्ड में एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करूं कितनी वैल्यू इसकी बनेगी, तो हमें पता था I इक्वल टू कितना आया, E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। और यहां से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V अपॉन आर इक्वल्स टू E अपॉन आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास आर प्लस आर इक्वल्स टू ई आर अपॉन, और मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल्स टू आ गया मेरे पास ई आर अपॉन वी माइनस आर, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अगर कॉमन निकालता हूं तो आर इक्वल्स टू निकल गया मेरे पास E अपॉन वी माइनस 1 इंटू, ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो R इक्वल्स टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर, ठीक है। तो रिलेशन निकल गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं, अब कुछ कंडीशंस है, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस है कि अगर हमने व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, जो भी हमने वो सर्किट लिया है वो कैसा है, ओपन है, तो उस कंडीशन में हमें पता था करंट क्या होगा, 0, और जब करंट 0 हो गया तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, EMF के इक्वल हो जाएगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब किसी भी सर्किट में कोई करंट ड्रॉन नहीं करा जा रहा है, ओपन सर्किट है, तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, EMF ऑफ द सेल के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। जो भी सच्ची सेल होती है, कोई भी सेल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो when current is being drawn from the cell then V is less than E। अगर उसमें करंट कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, मतलब कि सर्किट क्या है, कंप्लीट है, तो उसमें करंट की वैल्यू कुछ यूज होगी, और उस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू लेस देन होगी उसके EMF से, ठीक है। तो V इज लेस देन EMF। इससे क्या कंक्लूड करा हमने, सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, हमेशा लेस देन होगी किससे, EMF से। अगर सर्किट क्या है, सर्किट है हमारा क्लोज, अगर सर्किट हमारा क्या है, ओपन है, तो V की वैल्यू क्या होगी, E के इक्वल होगी। नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो पहला ग्राफ देखना है हमें E और R का। देखिए यहाँ पे यूज करा मैंने EMF, यहाँ पे यूज करा मैंने रजिस्टर। तो अगर मैं E और R का ग्राफ देखूं तो इसमें वैल्यू जो रहेगी मेरी कांस्टेंट, इस तरीके, ठीक है। तो E और R का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बेसिकली ये वाला, जो वैल्यू रहने वाली है किसी भी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की किसी भी वैल्यू से E इम्पैक्ट नहीं होती है, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, किसी भी R पे E की वैल्यू रहने वाली है कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं V और R पे। देखिए हमें पता है अगर किसी का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि क्या है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मतलब कि उसके जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी वैल्यूज पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो भी क्या होंगी, वो भी इसके साथ डिक्रीज होंगे। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज।
तो इनका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है हमारा, ऐसे, ठीक है। पहले तो लीनियरली चल रहा है, फिर क्या है एकदम से रेजिस्टेंस की तरफ झुक गया, ठीक है। तो इसमें कंडीशन बनती है यहाँ पे, ये बनती है ईएमएफ, ई मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक कंडीशन के बीच में, मान लिया ये कोई पॉइंट है, ठीक है, R इक्वल्स टू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तब क्या होगा, ई वी की वैल्यू E/2 बन जाएगी, ठीक है। टोटल की या जो मैक्सिमम है उससे हाफ हो जाएगी, कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका आ गया, V और R का आ गया। नेक्स्ट आता है V और I का। तो इनका जो रिलेशन होता है, ये हो गया V, ये हो गया I, ठीक है। इनका रिलेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। I बढ़ रहा है तो V कम होगा, I घट रहा है तो V ज्यादा होगा, क्लियर है। तो ये आ गया डिक्रीजिंग। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब कितने तरीके से कर सकते हैं, सीरीज में कर सकते हैं, एक सेल दूसरी सेल तीसरी सेल, ठीक है, या फिर हम पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज और पैरेलल को कंबाइन मिक्स्ड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज की अगर बात करूं तो किस तरीके से होगी सेल्स, ठीक है जी। अब इसमें ये जोड़ दिया मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये होगी मान लो E1, ये है R1, ये है E2 R2 E3 R, क्लियर है। तो ये सेल्स क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल सेल्स की, तो इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू En तक, और इसकी वैल्यू ले लो E, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे हम स्पेस की वजह से 3 सेल्स दिखा रहे हैं, पर मान लो n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो En तक सारी क्या होंगी, आइडेंटिकल है तो सेम है, सबकी ईएमएफ क्या ले ली मैंने, E यूज कर ली, ठीक है। सेम कंडीशन R के साथ, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू Rn इक्वल्स टू सिंपल मान लो R, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, R आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीरीज में, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ईएमएफ की, ठीक है, सारी क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो एड ऑन होके कितनी आएगी, ई इफेक्टिव, ई इफेक्टिव, ठीक है। नेट या ईएमएफ जो नेट कितनी बनी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक, ठीक है। और सारी सेम है, n नंबर्स है, तो n इंटू ये आ गई मेरे पास ई इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है। तो ई इफेक्टिव कितना निकल के आया, n, क्लियर। अब आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्जेब्रिकली सम होता है। तो आर नेट अगर मुझे निकालना तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R की वैल्यू कितनी निकली, आर नेट, या इसको बोल दो इफेक्टिव, आर इफेक्टिव इक्वल्स टू आ गया R1 R2 R3 Rn, और इसको मैंने बोल दिया क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स है, तो मैंने बोल दिया n इंटू आर। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, इंटरनल रेजिस्टेंस NR, इफेक्टिव ईएमएफ कितना आया, NE। तो अब मुझे फॉर्मूला पता था I का, I इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो इसमें कौन सी ईएमएफ यूज होगी, इफेक्टिव वाली, रेजिस्टेंस भी कौन सा यूज होगा, इफेक्टिव वाला, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बनी है, ठीक है, तो वैल्यू आएगी मेरे पास कुछ इस तरीके से, I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR, ये आ गई मेरे पास फाइनल डेरिवेशन, ठीक है, कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन द टर्म्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है।
तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास करंट की वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनमें वैल्यूज की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो पहले कंपैरिजन करूंगा, मेरे पास वैल्यू है आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है किससे, एन आर से, तो मैं क्या कर दूंगा, आर प्लस एन आर को सिमिलर मान लूंगा किसके, आर पे। तो इस कंडीशन में करंट जो बना मेरा, वो बना एन ई अपॉन, ये आ गया नेट करंट की वैल्यू। ये कौन सी कंडीशन है, जब एन आर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है एक्सटर्नल रजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंडीशन देखूं, एन आर, जो एन आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो आर प्लस एन आर ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आई इक्वल टू मेरा बन जाएगा एन ई अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो आई इक्वल टू सीधा सीधा आ गया ई अपॉन, ये आ गई मेरी करंट की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस मैंने देख ली, जब आर बड़ा है एन आर से और जब आर छोटा है एन आर से, तो नेट करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ईएमएफ सेल्स को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल की बात करूं मैं, ठीक है। ये कोई ईएमएफ है ई, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3। हमें पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो वोल्टेज या फिर हम बोल दे पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इसमें ई है तो इसमें भी ई, इसमें भी ई, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आइडेंटिकल सेल्स में तो वैसे भी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू RN, और मैंने मान लिया ये R के इक्वल, ठीक है। ये आ गया नेट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेट रेजिस्टेंस की, तो कितना बैठेगा, 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R, क्लियर है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं एन की जगह हम मान लेते हैं एम है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल है, हमने पहले यूज किया है एन, तो यहाँ पे मान रहे हैं हम कि एम नंबर ऑफ ईएमएफ या सेल्स हमने यूज करी है, ठीक है। तो इसमें मान लिया मैंने कहाँ तक कनेक्ट कर दिया, प्लस 1/R एम तक, ठीक है। तो अगर मैं आर इफेक्टिव की वैल्यू निकालूं तो 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू निकल जाएगा, कितने नंबर है, एम तक है, तो M/R, ये सिंप्लीफाई होके आएगी वैल्यू, और आर इफेक्टिव इक्वल्स टू आया मेरा R/M, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको आर इफेक्टिव को मुझे कहाँ पे रखना है, आई इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है E/R प्लस आर वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे आर इफेक्टिव की जगह मुझे यूज करना है। ई को मैं नहीं चेंज कर सकता क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, आर इफेक्टिव इक्वल्स टू आया मेरा R/, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू मैं यूज करूंगा E/R प्लस R/M। अगर मैं इसको यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ इसका, ठीक है, तो एलसीएम लेके इसमें m की मल्टीप्लाई और नीचे का m चला जाएगा ऊपर, तो E/MR प्लस नीचे का जो एलसीएम में m आएगा ये वाला, ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ गया m। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी आई, ME/MR प्लस, ये आ गई टोटल करंट की वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गई नेट करंट की वैल्यू जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल्स का, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं। तो स्पेशल कंडीशंस क्या है, हमारे पास फॉर्मूला बना आई इक्वल्स टू ME/, ठीक है, MR प्लस, अगर मैं यूज कर रहा हूँ कि R इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है, इस कंडीशन में MR प्लस R इसके इक्वल आ गया, सिर्फ
एम आर के। तो आई इक्वल्स टू मेरे पास आया एम ई अपॉन एम आर, एम से एम कैंसिल, तो ई अपॉन आर निकल जाएगा मेरा करंट। ठीक है, अगर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में करंट कितना आ जाएगा, ई एम अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है जब आर क्या है, छोटा है, तो एम आर प्लस आर। ठीक है, ये लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ। तो आई इक्वल्स टू मेरा निकला एम ई अपॉन, ये आ गया नेट करंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास कौन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते आगे, अब है मिक्स्ड। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी ये है कि मिक्स्ड में हम देखेंगे ग्रुपिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, मान लिया ये है कोई सेल, ठीक है, ये हो गया, एक लाइन में सारे सीरीज में है और ऐसी कई सारी लाइंस है, तो ये आपस में क्या है, ये पैरेलल में है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग। कौन सी वाली, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, ये सारे सीरीज में और ये लाइन, ये सारे सीरीज में, ये सारे सीरीज में, और ये आपस में क्या है, पैरेलल में, तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मान लो ई, ई आइडेंटिकल से सारे ई, इसको बोल दिया आर, आर कहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर, ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, करंट की वैल्यू देखनी है। ठीक है, पहले तो इफेक्टिव देखेंगे कि ई इफेक्टिव इसका कितना निकलने वाला है। ठीक है, जब हम इसकी बात करें सीरीज की, तो ई इफेक्टिव की वैल्यू, ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी बन रही थी, एन टाइम्स ऑफ ई बैटरी थी। ठीक है, और अगर मैं इसकी पूरी लाइन की बात करूं तो एन ई, अगर इसकी भी बात करूं तो इसमें भी एन ई, इसमें भी एन ई, क्योंकि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ई इफेक्टिव कितना बैठा, टोटल एन ई बैठा मेरा। ठीक है, अगर मैं आर की बात करूं, आर इफेक्टिव, तो पहले वाले में इसमें जब यूज कर रहा था बैठ रहा था मेरा एन आर। ठीक है, और जब मैं यूज कर रहा था किसके लिए, पैरेलल कंडीशन के लिए, तो बैठ रहा था मेरा आर अपॉन एम। ठीक है, तो आर इफेक्टिव इस पूरे मिक्स्ड का कितना बैठा, एन आर अपॉन, ये बैठ गया मेरा आर इफेक्टिव, और ई इफेक्टिव बैठ गया मेरा एन ई। ठीक है, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई मेरे पास एन आर अपॉन एम, और ई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई मेरे पास एन। ठीक है, तो टोटल करंट अगर मैं इस सर्किट का निकालूं आई, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आने वाली है मेरी, तो ई इफेक्टिव अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इफेक्टिव, ये वाली। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं ये वाली, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू ई इफेक्टिव एन ई अपॉन आर कैपिटल आर प्लस आर इफेक्टिव कितना है, एन आर अपॉन एम, तो एन आर अपॉन एम, ये आ गई इसकी वैल्यू फाइनल। कौन सा है, करंट है, किसी भी मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो करंट यूज हो रहा है वो वाला। अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो आई इक्वल्स टू, देखो एम जाएगा एलसीएम, एलसीएम में इसमें मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, तो एम आर प्लस एन, नीचे का एम जाएगा ऊपर, तो ये पहुंच गया एन एम ई, ये आ गया टोटल करंट। ठीक है, क्या आ गया ये, टोटल करंट। ठीक है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इन सीरीज, जो सीरीज में कनेक्टेड है। एम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, आगे पैरेलल। ठीक है, तो फाइनल मेरे पास जो करंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन
तो ये आ गई मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो कुछ डिफरेंसेस हमें दे रखे हैं किस किस के बीच में। एक तो दे रखा है हमें ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में, और एक दे रखा है टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये क्या है ईएमएफ, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, और कब है, जब सर्किट क्या है, ओपन है। ठीक है, और इसकी टर्मिनल की बात करूं तो इसमें क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब सर्किट क्या है, क्लोज है। ठीक है, सेकंड बात करता हूं मैं, इट इज इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, जो आर था हमारा, कैपिटल आर था, उसके इंडिपेंडेंट है ईएमएफ, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, किस टाइप के, किस नेचर के हमने इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए हैं, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, किसकी, ईएमएफ की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, एक तो रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस, जो टर्मिनल्स के बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, और सेकंड करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो रेजिस्टेंस पे और एक करंट पे। किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो टर्म है ईएमएफ वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, इट इज मेजर बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। तो ये मेजरमेंट एक वो है कैलकुलेशन की, हमने दो टर्मिनल्स के बीच में वैल्यूज देखी है, उसको कंपेयर करके देखा है, तो वो वैल्यू क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगला है इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, और इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ईएमएफ से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज बेसिकली ए कॉज, ये एक कॉज है जो एक चीज करवा रहा है, कुछ भी चीज करवा रहा है उसका ये कॉज है। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक इफेक्ट है जो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है कंप्लीट, ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।